तो हमें यही सिखाया जाता है कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो हारेंगे तो नहीं। जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल में, उसमें 200 कमांडोज गए थे, उनमें मैं सिग्नल ट्रूप की तरफ से मैं भी गया था। तो है ना, सबको एक तराजू से तोलना वो सही नहीं है। आप लोगों ने अपने घर पे भी बात की होगी, तो आपने अपने घर पे क्या समझाया, क्या बोला? क्योंकि वो लोग भी मतलब था कि थानेदार बन गए हैं, अब एसआई हो गए हैं, तो उनको एक उम्मीद थी, अलग जगी। क्या है मैम, जो मेरे पिताजी है वो भी फौज में थे, मेरा पूरा परिवार है वो आर्मी बैकग्राउंड से है मैम। मेरी मम्मी है वो ज़रूर भावुक हो जाती है, मेरे पिताजी है वो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है मैम। हाई कोर्ट एलडीसी में भी रिटर्न क्लियर हो गया था, फॉरेस्ट गार्ड में भी रिटर्न क्लियर हो गया था। लेकिन जब एसआई में सिलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तैयारी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बढ़िया पोस्ट है एकदम। लेकिन जैसे ही अब घर वालों को पता लगा कि ये वैकेंसी रद्द हो गई है, तो एक जैसे घर में मौत हो जाती है ना, उस प्रकार का मातम छाया हुआ है। यदि मैं अब खुद के लिए नहीं लड़ूंगा तो मैं दूसरों के लिए क्या लड़ूंगा। इस पोस्ट पे रह के ये पद मैं लिया ही क्यों था कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ या फिर दूसरों के लिए काम आऊँ, कुछ ऐसे काम करूँ जो लोग बाग पहुँच नहीं पाते, जिन पहुँच नहीं हो पाती, वो काम मैं करूँ उनके लिए। और कोई भी हो, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, हम है कौन, सर्वेंट ही तो है, जनता के सेवक है ना। चाहे आप आईएएस बन के क्या राजा बन जाओगे क्या, वही सर्वेंट रहोगे। आप भी जनता के नौकर हो, मैं भी जनता का नौकर हूँ, तो आप नौकरी कर रहे हो। कुछ ऐसे आईपीएस आईएएस आज जो हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, वो राजनीतिक भाषण देने लग गए। उनको ये राजनीतिक भाषण देने चाहिए क्या? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो राजनीतिक भाषण दे रही है कि ये पढ़ लेंगे आपको। किसका आपने राजनीतिक भाषण सुना? हाँ, मैं कल एसओजी के चीफ का सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओगे, 5 साल जिन्होंने तैयारी करी वापस आ जाओगे। आपसे मैं आईपीएस की एग्ज़ाम दिलवाता हूँ, आज आप क्लियर करके बताइए। उनको नहीं पता कि ट्रेनिंग में क्या होता है। 1 मिनट नहीं मिलती हमें। सुबह के जूते पहनते थे, शाम को खोलते थे 8 बजे। हम जाते हैं कि तुम तो जाने वाले हो, 7-8 दिन में छुट्टी होने वाली है। अरे भाई, तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है इसमें? हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं आएगा, वो आएंगे कल किसी जॉब में, उनके साथ यही होगा, तब भी तालियां बजाओगे, पटाखे चलाओगे क्या? 2021 में परीक्षा दी, थानेदार बने, उसके बाद 4 से 5 साल नौकरी करी, और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला ऐसा सुनाया कि एक ऐसा झटका लगा कि ना दिन समझ आए ना रात समझ आए। हमारे साथ वो थानेदार हैं अब, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद से अपनी आप बीती को लेकर बैठ गए हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, घर पे क्या बोलें और ख़ुद को कैसे समझाएं। तो सर, आप सबसे पहले क्या कुछ बताओगे, क्योंकि बहुत मतलब समस्याएं आपके साथ भी आई होंगी, और जब फैसला आया आप लोगों ने कैसे खुद को संभाला और घर वालों को क्या कुछ बताया? मैम, इससे पहले क्या है, मैं आर्मी में था और आर्मी में एनएसजी कमांडो था। अच्छा, तो हमें नौकरी छोड़ के? जी मैम, तो हमें यही सिखाया जाता है कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो हारेंगे तो नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, पर भर्ती नहीं जाने देंगे। जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। मेरा संघर्ष ये है मैम, 2004 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया। 2008 से लेके 11 तक मैं जो मानेसर में एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे था। जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल में, उसमें 200 कमांडोज गए थे, उनमें मैं सिग्नल ट्रूप की तरफ से मैं भी गया था। उसके बाद में मैम 2011 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें मैंने रिटन और फिजिकल दोनों क्लियर हुआ, बट जनरल में होने के कारण मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया मैम। उसके बाद में मैं 2020 में रिटायर हुआ। मैंने एसएससी सीएचएसएल 2019, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीपीओ एसआई, एनटीपीसी पटवारी में मेरे को क्यों राजस्थान में ही रहना था मैम, क्योंकि जो मेरी बाकी जॉब थी, मैं पूरा इंडिया में, जैसे मैंने गोवा में ट्रेनिंग करी, एनएसजी 6 साल में जेएंडके, आसाम का डिंजान, मैं हर जगह रहा। तो मेरे को अब मेरे परिवार के साथ रहना था, क्योंकि मेरे पिताजी है वो कैंसर से पीड़ित है 2018 से, और मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे को पेरेंट्स के साथ रहना था, इसलिए मैंने पटवारी में ज्वाइन कर लिया। पटवारी में मैं 1.5 साल में सीकर में पोस्टेड था। उसके बाद में मैंने ये सब इंस्पेक्टर का जो मेरा आ गया रिज़ल्ट, मैं उससे भी संतुष्ट था, वो बात नहीं है मैम। पर अब एक धब्बा लगा के जाना, कोई वैसा नहीं है कि इसकी कोई सैलरी बहुत ज़्यादा है कि इससे हो जाएगा। मेरा पेंशन और पटवारी की सैलरी मिला हो, मेरा परिवार, मेरा ना कोई ज़्यादा खर्चे हैं, मेरा चल जाएगा। पर धब्बा लगा के जो भेज रहे हैं ना, कि है ना, ये सारे के सारे ये है, ये 20 लाख दे के आए हैं, 25 लाख दे के आए हैं, जो आपने पहले के इंटरव्यू में भी देखा, या जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, तो है ना, सबको एक तराजू से तोलना वो सही नहीं है।
हाँ, सरकार ने हमारा साथ दिया। शुरू में हम सरकार को समझाने में नाकामयाब थे, हम क्योंकि हम ट्रेनिंग सेंटर में थे, हम बता नहीं पाए कि 573 जने हमारे सरकारी जॉब में है। 486 लोगों ने मैम RS प्री क्लियर किया है। RS प्री का जो सिलेबस है वो ये जो सब इंस्पेक्टर का जो GK का सिलेबस है, सेम वैसा सिलेबस है मैम। तो ऐसा था नहीं कि RS प्री का भी खरीद लिया, पटवारी का भी खरीद लिया, सेंटर के भी सारे एग्जाम है उनका। अच्छा, आपने RS प्री भी दिया था? जी तो मैम। उसमें क्या मार्किंग था? RS प्री में मेरे 74 मार्क्स आए थे और जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 50 गई थी मैम। मेंस मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं मेंस की मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही तैयारी की है, या फिर जो ऑनलाइन कोर्स होता है मैंने फौज में रहते वो वही तैयारी करी। मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, नहीं मैंने कोई राइटिंग प्रैक्टिस की मैम। कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी? ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की मैम मैंने। हमेशा आप ऑन ड्यूटी के बाद जो टाइम मिलता था उससे पढ़ते? जी मैम। मैं चंडीगढ़ था लास्ट में, और जो मेरे ऊपर अधिकारी थे, मैं इतनी मेहनत कर रहा था, उन्होंने मेरे को टाइम भी दिया मैम पढ़ने के लिए कि पढ़ो आपका हो जाएगा। मैं आर्मी में टेक्निकल में था मैम, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस मैथ थी मेरे। लेकिन अब उन सभी लोगों को पता भी चला होगा, क्योंकि ये पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है ये भर्ती, आपको भी पता होगा। नहीं मैम, जो भी मेरे साथ रहे हैं उनको पता है और बोलते हैं कि ना तू हार ही नहीं सकता, पक्का जीतेगा। और मेरे को भी विश्वास है कि हम सारे जीतेंगे। सच्चाई की जीत होगी, पक्का होगी मैम। तो अभी आप लोगों ने अपने घर पे भी बात की होगी, तो आपने अपने घर पे क्या समझाया, क्या बोला? क्योंकि वो लोग भी मतलब था कि थानेदार बन गए हैं, अब SI हो गए हैं, तो उनको एक उम्मीद थी, अलग जगी थी। क्या मैम, जो मेरे पिताजी है वो भी फौज में थे, मेरा पूरा परिवार है वो आर्मी बैकग्राउंड से है मैम। मेरी मम्मी है वो ज़रूर भावुक हो जाती है, मेरे पिताजी है वो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है मैम, मोटिवेट करते हैं। जी मैम। इससे उनके कोई फ़र्क नहीं है कि रद्द हो जाए। हाँ, क्या पता छुप के कुछ वो, हाँ आजकल जैसे 2 दिन से जैसे है ना घर से बाहर जाया करते थे, अभी घर के अंदर रहते हैं। मैं आप जाओ, जैसे योगा के लिए जाते थे, आजकल जा नहीं रहे, तो हो सकता है वो मेरे को नहीं बता रहे हो, पर कहीं ना कहीं दुखी तो है मैम। बहुत आप भी सुन रहे होंगे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी आ रही हैं, घर वाले हो या फिर घर के बाहर हो, आना जाना हो, तमाम समस्याएं हैं। आप लोगों से भी मैं पूछूंगी कि कैसे कैसे आपने अपनी तैयारी की है और उसके बाद किस तरह से आप लोगों को अब घर वालों को फेस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं RS 2021 की तैयारी कर रहा था, उसमें मेरा प्री मेंस हो गया था, और मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने SI का एग्ज़ाम पहले हो गया था, तो SI मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था। तो मेरे वेट कुछ ज़्यादा था, 80 के आसपास ही वेट था मेरा। तो उसके लिए मैं फ़िज़िकल के लिए मैं 3-4 महीने से पहले ही तैयारी कर रहा था फ़िज़िकल के लिए। तो फ़िज़िकल में मैं क्वालिफाई हो गया। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने कोचिंग करी थी इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई हो गया। उसके साथ साथ ही मेरा हाई कोर्ट LDC में भी रिटर्न क्लियर हो गया था, फॉरेस्ट गार्ड में भी रिटर्न क्लियर हो गया था। लेकिन जब SI में सिलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तैयारी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बढ़िया पोस्ट है एकदम। लेकिन जैसे ही अब घर वालों को पता लगा कि ये वैकेंसी रद्द हो गई है, तो एक जैसे घर में मौत हो जाती है ना, उस प्रकार का मातम छाया हुआ है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं अलवर थाना गाजी का रहने वाला हूँ। थाना गाजी। तो आप अपने घर पे बात वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं? घर वाले तो एकदम शौक में, एकदम खाना नहीं खा रहे, रात को नींद नहीं आती किसी को, एकदम ट्रॉमा झेल रहे हैं एक तरफ से। लेकिन ये फैसला जो आया है उससे पहले बहुत सारी सुनवाइयाँ हुई थी, आप लोगों को तब भी पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक होता है ना कि कभी भी गाज गिर सकती है। लेकिन मैम, न्याय की उम्मीद तो हमेशा सबको रहती है कि भाई हमारे साथ भी न्याय होगा। जो गलत है उसको जाना चाहिए, जो सही है उसको तो रहना ही चाहिए। भाई निर्दोष के साथ तो कोई अन्याय करे। तो इससे पहले जब आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी तो कोई कोचिंग वगैरह की थी? क्योंकि होता है कि हम जब तैयारी करते तो आजकल कोचिंग्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उनको हर कोई अफोर्ड कर पाए, ये भी बड़ी बात है। मैम, मैंने RS की तैयारी की थी कोचिंग से। उसके बाद फिर मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी की थी। उसके बाद कहाँ से? जयपुर से की थी, सम्यक कोचिंग से। सेल्फ स्टडी हाँ, और कोचिंग हाँ, साथ में चलती? हाँ। और आप क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि ये सफ़र, ये संघर्ष बोलें, कैसे आपने तय किया, उसके बाद आज ये गाज गिर गई है? जी मैडम, मैं 2021 IIT वाराणसी से पास आउट हूँ, और उस टाइम कोरोना का दौर था। मैं भी सोच रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि फाइनल इसमें सिविल सर्विसेज का मेरे को शुरू से शौक़ रहा है जाने का। मैं चाहता हूँ कि किसी इंडस्ट्री में काम ना करके अपनी जनता के लिए काम करूँ। जिन लोगों के बीच में से रह के आया हूँ, वापस उनके लिए जाके सर्व करूँ। ये नहीं कि मैं अपने लिए कमाऊँ, जाके पैसे कमा लिए और उनको बस उसी में रह गया मैं। क्योंकि मैं जिन चीज़ों को देखा है, मैं उनका यदि सॉल्यूशन नहीं कर पाया, इस एजुकेशन को यूज़ नहीं ले पाया, तो फिर मेरा क्या मतलब है इस एजुकेशन का? जो गवर्नमेंट ने मेरे को IIT में जो फीस दिए, जो हमें सब्सिडी मिलती है वहाँ पे पढ़ने की, तो यदि मैं उसको जनता के लिए नहीं ले पाया, अपने देश के लिए काम नहीं ले पाया, तो मैं क्या करूँगा उस चीज़ों का? क्या मैं गिवन में क्या दे रहा हूँ उनको, पब्लिक को क्या दे पाऊँगा मैं?
तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं। तो वो दौर ऐसा था कि मैंने अपने साथियों से, अपने सीनियर से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, यूपीएससी वगैरह की करो। तो मैंने कहा यूपीएससी में जाके तो अपन आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, ऊपर बैठ जाओगे जाके, आपके जनता के टच में कहाँ रहते हैं। तो कि क्या करना चाहता मैंने, कोई ऐसी जॉब हो जो मैं जनता के टच में रह पाऊँ डायरेक्ट। तो उसी वक्त ये ऐसा ही भर्ती आ रखी थी, तो मैंने इसका फॉर्म भरा। और वैसे भी मैं हॉकी में भी था, कॉलेज की हॉकी टीम रिप्रेजेंट करता था मैं। तो मैंने कहा कि चलो फिजिकल अपना वैसे भी अच्छा है, फिजिकल से जुड़ा रहना वैसे भी अच्छा ही रहेगा मेरे लिए। तो इसके बाद मैंने ये दी, एग्ज़ाम दी। कम से कम 6-7 महीने का मेरे को टाइम लगा इसको, क्योंकि मेरा पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है। यहाँ से राजस्थान का आके पढ़ना, हिस्ट्री वगैरह जो भी है यहाँ की, इसको एडॉप्ट। हाँ नहीं, मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, टोडे भीम करौली से, पर मेरी पढ़ाई है जो बनारस में हुई है। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, एग्ज़ाम हुई, क्लियर हुए। काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी कि चलो दिक्कत थी, मेरे कमर में भी कुछ प्रॉब्लम रही थी। उसके बाद भी हो गया एग्ज़ाम, सिलेक्शन हुआ। इसके बाद यहाँ आगे मैंने कोई और एग्ज़ाम दी भी नहीं थी इसके बाद। चाहता तो कोई पहला एग्जाम आपने एसआई का ही दिया था? जी, मैंने पहला एग्ज़ाम ये दिया था और इसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। पहला और आखिरी हाँ है? जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अब घर वालों को पता तो चल ही गया होगा, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, घर वालों को पता चला है। और मैंने तो उनसे यही कहा है कि यदि मैं अब खुद के लिए नहीं लड़ूंगा तो मैं दूसरों के लिए क्या लड़ूंगा इस पोस्ट पे रह के। ये पद मैं लिया ही क्यों था कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ या फिर दूसरों के लिए काम आऊँ, कुछ ऐसे काम करूँ जो लोग बाग पहुँच नहीं पाते, जिन पहुँच नहीं हो पाती, वो काम मैं करूँ उनके लिए। और कोई भी हो, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, हम है कौन, सर्वेंट ही तो है, जनता के सेवक है ना। चाहे आप आईएएस बन के क्या राजा बन जाओगे क्या, वही सर्वेंट रहोगे। आप भी जनता के नौकर हो, मैं भी जनता का नौकर हूँ, तो आप नौकरी कर रहे हो। कुछ ऐसे आईपीएस आईएएस आज जो हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, वो राजनीतिक भाषण देने लग गए। उनको ये राजनीतिक भाषण देने चाहिए क्या? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो राजनीतिक भाषण दे रही है कि ये पढ़ लेंगे आपको। किसका आपने राजनीतिक भाषण सुना? हाँ, मैं कल एसओजी के चीफ का सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओगे, 5 साल जिन्होंने तैयारी करी वापस आ जाओगे। आपसे मैं आईपीएस की एग्ज़ाम दिलवाता हूँ आज, आप क्लियर करके बताइए कहाँ जाओगे। आपको 5 साल में आप ट्रेनिंग में जाके, आप उनको नहीं पता कि ट्रेनिंग में क्या होता है। 1 मिनट नहीं मिलती हमें। सुबह के जूते पहनते थे, शाम को खोलते थे 8 बजे, और टाइम का पता नहीं चलता कि हमारे 1 मिनट निकल कैसे गई। तो उनको पता नहीं है कि वो डिपार्टमेंट हमारा दुश्मनी डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे। हम जाते हैं कि तुम तो जाने वाले हो, 7-8 दिन में छुट्टी होने वाली है। अरे भाई, तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है इसमें? हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं आएगा, वो आएंगे कल किसी जॉब में, उनके साथ यही होगा, तब भी तालियां बजाओगे, पटाखे चलाओगे क्या? किसको पता है ये चीज़ किसके साथ हो जाएगी? हाईकोर्ट के जजमेंट है, जजमेंट ये एक तरह से लैंडमार्क होते हैं। आने वाली वैकेंसियों में ये लैंडमार्क की तरह यूज किया जाएगा। ये डिसीजन यदि ये हम इसमें नहीं लड़े या फिर इसको रिजेक्ट नहीं करवाया, स्टे नहीं लाया इस पर, तो ये तो लैंडमार्क बन जाएगा। और जो और भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, उनमें सिफारिश करवा के इसको उनको रद्द करवाए जाएंगे। फिर कहाँ ये जनता जो फटाके चला रही है, जिनके घर में आज खुशियाँ मन रही है, वो क्या करेंगे फिर? वो क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि ये आप तक भी आएगी बात? पर इंसान का वही होता है, जब खुद पे बीतती है ना, तभी पता चलता है वो चीज़ें। लेकिन आपको पता है कि अभी भर्ती रद्द नहीं हुई है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, ये असमंजस की स्थिति है। इस पर अभी कोई क्लियरिफिकेशन ना तो गवर्नमेंट ने दिया है, ना कुछ अभी आया है। लेकिन फिर भी अभी तक यही है कि भर्ती रद्द होना तय है, यदि हमने इसको स्टे नहीं लाया गया इस पर, या फिर गवर्नमेंट। हाँ जी बिल्कुल, हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए तो बैठे ही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये थोड़ी यहाँ हार के बैठ गए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोने के बैठा रहूँ यहाँ पे, रोऊँ आके। मैं उनमें ध्यान नहीं था, मैं सॉल्यूशन पे ध्यान देता हूँ। और सॉल्यूशन ये चीज़ है कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, लड़ेंगे और इस वैकेंसी में रहेंगे। दूसरी पोस्ट अभी देने का मेरा कोई मन नहीं है, छोड़ूंगा तो अपने मन से छोड़ूंगा इस वैकेंसी को। ये नहीं है कि इन्होंने कह दिया और निकल गए, ऐसे नहीं होता मैम। या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जब छोड़ेंगे, जब हमारी मर्जी होगी इस वैकेंसी को, दूसरी जॉब में जाएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे। अभी आपके अपने पेरेंट्स से बात होती है तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट? जी बिल्कुल, वो तो मोटिवेटेड, जहाँ मैं मोटिवेटेड हूँ खुद, तो वो तो अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे। उनको पता है उनका बच्चा किस काबिलियत रखता है, क्या काबिलियत है उनके बच्चे की। तो कहीं मैं लास्ट टाइम अभी 3 दिन से घर नहीं गया, क्योंकि मैं इन कामों में लगा हुआ हूँ। जो भी हमारे लीगल मैटर्स है वो भी हमें देखने हैं, तो उनमें लगे हुए हैं। तो हम ये थोड़ी है कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हमारे घर वाले तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे हमारे पीछे। तो हमें तो हिम्मत वैसे भी रखनी है। और हमारे साथ ही है, सब साथ में, क्या दिक्कत है यहाँ पे? लड़ेंगे, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और वापस आएंगे, इसी भर्ती में रहेंगे। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे यदि वहाँ तक जाना पड़ा तो। और हो सकता है कि उससे जल्दी यहाँ पे ही हमें न्याय मिल जाए। न्याय हमें मिलेगा तो हम दूसरों को भी सर्व करेंगे। तो बस यही है। आप सभी ने सुना होगा कि
भर्ती रद्द होने का फैसला आया, असमंजस की स्थिति हुई, लेकिन यहाँ कितने डिमोटिवेट लोग जो हुए थे उनको मोटिवेट करने के लिए पूरी तरीके से सहारा बनने के लिए तैयार है और मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। ये न्यायपालिका से गुहार भी लगाएंगे और अपने लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आगे क्या कुछ हमें नया देखने को मिलेगा इस भर्ती परीक्षा में, क्योंकि अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति है, कह नहीं सकते हैं कि क्या भर्ती रद्द होगी और ये भी नहीं कह सकते हैं कि भर्ती रद्द नहीं होगी।